इतनी रात गई, किसका फोन है? हेलो डॉक्टर मानिक, मैं अंकित बोल रहा हूँ। इट्स एन इमरजेंसी, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आइए ना। डॉक्टर अंकित, हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स मौजूद नहीं है क्या? सर है, पर यहाँ क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? सर अभी भी 4 पेशेंट्स आए हॉस्पिटल में और उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, और क्या आगे भी बताओगे? सर उनकी हालत इतनी भयानक है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर अंकित, उनके सिम्टम्स क्या है ये बताओ। सर उनकी खाल काली पड़ गई है और बाल भी काफी झड़ रहे हैं। खाल काली पड़ गई है, बाल झड़ रहे हैं? हाँ सर, और पता नहीं चल रहा है कि उन्हें हो क्या रहा है। ओह माय गॉड, लिसन, इट्स अ सीरियस केस। एक काम करो, उन्हें टेट्रामाग्ने के 2 शॉट्स दे दो। मैं अभी पहुंच रहा हूं उधर में। ओह माय गॉड, थैंक यू सिस्टर। डॉक्टर अंकित, मैंने आपसे कहा था इन्हें 2-2 टेट्रामाग्ने के शॉट्स दीजिए, आपने दिया? डोज दे दिए सर। एनी इंप्रूवमेंट? कोई इंप्रूवमेंट नहीं सर, इन चारों के ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गए हैं सर। ये कौन सा नया टाइप का वायरस लग गया है इन लोगों को? सर ना कोई वायरस के सिम्टम्स है और ना कोई फीवर के सिम्टम्स है। डॉक्टर मानिक, प्लीज जल्दी, उस पेशेंट की हालत खराब हो रही है, पल्स रेट भी डाउन हो रहा है। डॉक्टर, गिव हिम शॉक्स, गिव हिम शॉक्स, फास्ट। सिस्टर प्लीज नोट। और करिए। He's dead. डॉक्टर मानिक प्लीज आइए, उनकी भी हालत खराब है। डॉक्टर अंकित, इनका मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। यस सर, ये लीजिए सर। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ डॉक्टर? ये कोई वायरस नहीं है, ये रेडिएशंस है, न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशन? जी हाँ, एक एटम बम फटने के बाद में जो रेडिएशंस निकलते हैं ना, ये वो वाले रेडिएशंस हैं। मगर सर बम फटने की कहीं से कोई खबर नहीं आई है। ऐसी खबर तो मुझे भी नहीं मिली है, लेकिन ये रेडिएशंस इन्हें लगे कहां से? डॉक्टर मानिक, बाकी के 3 पेशेंट की भी डेथ हो गई। ओह माय गॉड। डॉक्टर्स, लिसन केयरफुली, सबको यहाँ से खाली करवाइए। कम ऑन ऑल ऑफ यू, प्लीज यू ऑल, क्विक क्विक क्विक, वरना ये दूसरों में फैल गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। कम ऑन, खाली कीजिए, एवरीबॉडी आउट आउट आउट। आप लोग इमरजेंसी, प्लीज नो मोर क्वेश्चन प्लीज। अभी कुछ नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। हेलो सीआईडी, सुनिए, मैं डॉक्टर मानिक बोल रहा हूँ, सुविधा हॉस्पिटल से। सर यहाँ 4 पेशेंट्स आए थे, वो न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए। आओ अभिजीत, आओ। यस सर। ये हॉस्पिटल वालों का कहना ठीक ही लगता है डॉक्टर सालुंके। देखते ही लगता है कि इन चारों की मौत न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ही हुई है। हाँ बॉस, ये चारों बहुत ही जबरदस्त पावरफुल रेडिएशन के शिकार हो गए हैं। हाँ सर, इनके हाथों को देखिए, हाथों के निशान से साफ पता चलता है कि इन्होंने जरूर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ को अपने हाथों से पकड़ा है। और कोई आम आदमी रेडियो एक्टिव मटेरियल के इतने नजदीक पहुंचा कैसे? ये पहली कुछ समझ में नहीं आ रही है। यू डोंट वरी डॉक्टर, ये पहले हमारे सीआईडी ऑफिसर सुलझाएंगे। अभिजीत, जैसा कि तुमने देखा और जैसा कि तुमने सुना, ये चारों हाई पावर रेडियो एक्टिविटी की वजह से मरे हैं। तो सर ये रेडिएशन क्या इतनी तेजी से फैलता है कि इंसान अपना बचाव नहीं कर सके? नहीं, इसका असर तो धीरे धीरे ही होता है। पहले इनकी चमड़ी काली पड़ने लगती है, एक नौशिया जैसा होने लगता है, गला सूखने लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। सर ये सारे सिम्टम्स तो वायरल के भी हो सकते हैं ना? यू आर राइट, यही तो प्रॉब्लम है। इसी की वजह से बॉस, इन लोगों ने इन सिम्टम्स को अवॉइड कर दी। अगर वक्त पर इलाज करवा लेते तो शायद ये चारों लोग बच जाते। पर क्योंकि इलाज वक्त पर नहीं हुआ, उन खतरनाक रेडिएशन ने इनके बॉडी के ब्लड प्लेटलेट्स को तहस नहस कर दिया। और अभिजीत, क्योंकि इनके ब्लड प्लेटलेट्स एकदम खत्म हो गए थे, इसलिए इनकी इम्यून पावर जो है वो एकदम 0 हो गई थी। अरे बाप रे बाप,
इतना भयानक रेडिएशन, भगवान किसी के दुश्मन को भी ऐसी दर्दनाक मौत न दे। लेकिन ये रेडिएशन की इंटेंसिटी, आई मीन पावर कितनी है? अबाउट 60 आइसोटॉप, जो कि बहुत ही ज्यादा पावर है। एक आम आदमी के इतने हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आना अनकॉमन, अचंभे की बात है। ये इतना पावरफुल रेडिएशन या तो न्यूक्लियर लैब में या एटॉमिक लैब में ही होता है, क्योंकि वहीं पर इस रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये चारों तो आम आदमी दिख रहे हैं और न्यूक्लियर लैब तो काफी कॉन्फिडेंशियल और हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे होती है, तो ये चारों वहाँ पहुँच कैसे गए? या तो ये वहाँ पहुंचे होंगे या फिर रेडिएशंस एटॉमिक लैब से निकलकर शहर की तरफ आ रहे होंगे। और बॉस, अगर ये रेडिएशन शहर की तरफ आया है तो ये पूरे शहर के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर इन चारों को वो रेडिएशन किसी और जगह हुआ है तो वो खतरनाक रेडिएशन और भी लोगों को अपना शिकार बना सकता है, पूरे शहर में तबाही हो जाएगी। ऐसा हो सकता है अभिजीत, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत ही खतरनाक होता है। ये सब्सटेंस इतना खतरनाक होता है कि इसका रेडिएशन सब कुछ खत्म कर देगा, हवा, पानी, जमीन सब कुछ खा जाए। हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। जितनी भी अथॉरिटीज है सबको इन्फॉर्म कर दो, रेड अलर्ट कर दो। सर समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग इतने खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स के कांटेक्ट में आए ही कैसे होंगे? वही तो विवेक, वही तो। ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ सिर्फ न्यूक्लियर लेबोरेटरीज या फिर एटॉमिक लेबोरेटरीज में ही रखे जाते हैं, और वो भी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, जहां तक कोई आम आदमी पहुंच भी नहीं सकता। समझ में नहीं आता ये लोग उन पदार्थों तक पहुंचे कैसे पहुंचे? हॉस्पिटल की फाइल में लिखा था कि उन चारों में से एक विकास उस स्क्रैपयार्ड का मालिक था, बाकी तीन उसके यहाँ काम करने वाले थे। स्क्रैपयार्ड मतलब पुराना सामान, कबाड़, रद्दी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रैपयार्ड वालों ने पुराना सामान खरीदा हो इन लोगों से? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सामान में कोई ऐसी चीज आ गई होगी जिसके अंदर से ये खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही है? हाँ, शायद यही हुआ होगा, और उन बेचारों को पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ऐसे पदार्थों में से जो किरणें निकलती है वो ना किसी को सुनाई पड़ती, ना किसी को दिखाई पड़ती है, ना इन किरणों को कोई गंध होती है। जो भी इनके दायरे में आ जाएगा उसके लिए सिर्फ मौत ही लिखी होती है, एक खतरनाक दर्दनाक मौत। सर अगर वो लोग वहां पे मरे हैं तो और भी लोग मरे होंगे? हाँ, और भी लोग मरे होंगे, मगर उन बेचारों के बारे में अब तक किसी को पता भी नहीं चला होगा। विवेक, एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और उनको इन्फॉर्म करो कि राजापुरी को बहुत बड़ा खतरा है, लेवल 6 का खतरा। ये सर, लेवल 6 का? हाँ, लेवल 6 का खतरा, जो टेररिस्ट अटैक से भी बड़ा खतरा होता है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा था तब 10 सेकंड के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए थे और मीलों तक शहर खाक हो गया था। सर इसका मतलब यहाँ भी ऐसा होने वाला है? निखिल, भले ये एटम बॉम्ब नहीं है, लेकिन ऐसे रेडियो पदार्थों को ना हम जला सकते हैं ना गाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे जमीन में गाड़ा तो जमीन में से हजारों सालों तक जमीन में से वैसी ही खतरनाक किरणें निकलती रहेगी। क्या? सर राजापुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ और लोगों को भी ये रेडियो एक्टिव किरणें लग गई। माय गॉड, कहीं ये किरणें सारे शहर को तबाह न कर दें, इसी बात का डर था। राजापुरी के आसपास का 50 किलोमीटर का एरिया खाली करवाओ 50 किलोमीटर का एरिया। बी केयरफुल ऑफिसर्स, कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में आप अपने प्रोटेक्टिव गैस नहीं उतारेंगे। अब हमें स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलेगा कि रेडिएशन इस यार्ड से निकल रही है कि नहीं। सब लोग फैल जाओ और अपने अपने कार्ड से देखते रहना। रेडिएशंस बढ़ती जा रही है। यहां से आ रही है। रीडिंग ये बता रही है कि हम लोग रेडिएशन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बहुत करीब? या सचिन, काजल, सब लोग इधर आओ। मेटल के साथ साथ मशीन के कुछ पार्ट्स हैं
इन पार्ट्स में से ही रेडिएशन निकल रहा है। सचिन, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे मिल गया है। बहुत सावधानी से सारे के सारे स्पेशल फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ये सब गामा मशीन के पुर्जे हैं। माना कि सारे पार्ट्स नहीं है, लेकिन ये पुर्जे आधी गामा मशीन बनाने के लिए तो काफी है। ये गामा मशीन किस काम आती है? इनका इस्तेमाल एटॉमिक और न्यूक्लियर लैब्स में पार्ट्स को टेस्ट करने के काम आता है। ऐसे खास मशीन के पुर्जे स्क्रैप यूनिट। जिस किसी ने भी ये भूल की है ना, उसे लापरवाही का मेडल मिलना चाहिए। कितनी जाने जा सकती है इस भूल से? वाकई बहुत बड़ी भूल है। इस तरीके के पुर्जे मामूली तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं करने चाहिए। किसी एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट के किसी हाईली एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना तो बहुत ही गलत बात है। सर इसमें कुछ लगा हुआ है। लगा हुआ है? क्या लगा हुआ? इसमें यूरेनियम लगा हुआ है। यूरेनियम? यूरेनियम पार्टिकल्स और यूरेनियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसमें से रेडिएशन निकल रहा है सर। अभी भी निकल रहा है? इसमें अभी भी रेडिएशन निकल रहा है। मतलब जिन लोगों ने इस कलपुर्जों को हाथ लगाया होगा, वो ट्रांसपोर्ट वाला, वो मजदूर जिन्होंने इन्हें उठाया होगा, वो सबके सब रेडियो एक्टिविटी का शिकार बन गए होंगे। बिल्कुल। इतनी खास मशीन के पुर्जे स्क्रैप यार्ड में आए कहां से? स्क्रैप यार्ड की रिसीट बुक लेके आओ। दरवाजा तो खोलिए सर। पचास जगह से स्क्रैप उठाते हैं लोग। देखिए, उससे कुछ पता चल जाए ये मशीन कहां से उठाई थी उन लोगों ने। सर, मेटल ट्रेडर्स, साइकिल की दुकानें, कार गैराज है, एल्युमिनियम डीलर्स, एक साइंस कॉलेज भी है। कॉलेज? सर, कि ये सारे के सारे पार्ट्स साइंस कॉलेज की लैब से तो नहीं है, लेकिन सर कॉलेज की लैब में इतनी खतरनाक मशीन हो सकती है? हो सकती है फ्रेडी। कई बार कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसी मशीनें रखते हैं। काजल, यस सर। कॉलेज में फोन करके देखो कोई रेडियो एक्टिविटी का शिकार तो नहीं हो। ओके सर। आई होप कॉलेज में कोई रेडिएशन का शिकार ना हो। स्टूडेंट्स, टीचर्स, न जाने कितनी मासूम जिंदगी है। अरे फ्रेडी सर, मेरी प्रॉब्लम मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। आप उस हाथ को बार-बार छू। पता नहीं, हाथ में जलन हो रही है सर। हाथ में जलन हो रही है? हाँ। बाहर आओ मेरे साथ, चलो बाहर आओ। चलो, आइए सर। अरे ग्लव्स उतारो तुम्हारे। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। ये मामूली रैशेस नहीं है। ये देखो, ये हाथ पर ये काले काले धब्बे, ये तो रेडियो एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। रेडी, तुमने किसी चीज को हाथ लगाया था? नहीं सर। याद करो, जरूर कुछ ना कुछ छुआ होगा तुमने। ये क्या है? यार, तुमसे कितनी बार कहा था कि कुछ भी हो जाए ग्लव्स मत उतारना। जमीन पे कुछ चीज पड़ी हुई थी, ठीक से उठा नहीं पा रहा था, इसीलिए ग्लव्स उतार दिया। क्या ग्लव्स निकालिए यार। अब एक काम करो, इसे हॉस्पिटल लेके चलो बस। चलो। अरे सर, मैं मर गया सर, मेरी वाइफ का क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हारी वाइफ को, चलो यार। क्या हुआ? परेशान क्यों? सर, फ्रेडी सर की चिंता हो रही है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना सर? पहलवान आदमी है वो, कुछ नहीं होगा उसे। और निखिल, अभिजीत सर का भी तो फोन आया था कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस फ्रेडी सर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। सॉरी सर, मैं ही शकुन हूँ। इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही देखता हूँ। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं। देखिए शकुन जी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ दिन पहले आपके कॉलेज ने कुछ पुराना सामान बेचा था राजापुरी के एक स्क्रैप यार्ड डीलर को? जी हाँ सर, कुछ बेकार का सामान इकट्ठा हो गया था सर, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दिया था सर। तो क्या उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल था? रेडियो एक्टिव मटेरियल? जी हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे पास कैसे आएंगे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल सर? ये तो हम भी जानना चाहते हैं, समझिए आप। उस स्क्रैप यार्ड में 4 लोगों की मौत हो गई है उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन की वजह से। अगर पुराने सामान में कुछ भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता और हमें ये पता होता, तो उसे नष्ट करने के लिए हम रेडियो एटॉमिक सेंटर वालों को बुलाते। उस स्क्रैप यार्ड में क्यों भेजते सर? तो कहाँ पे रखा था ये पुराना सामान? सर, हमारी कॉलेज की एक पुरानी बिल्डिंग है जो बंद पड़ी है,
वो सारा सामान हमने वहीं रखा था। तो आपके कॉलेज की ये पुरानी बिल्डिंग हम देखना चाहेंगे। सर मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं रखा गया। शंकु जी, कार्ड का कलर चेंज हो रहा है, मतलब बिल्डिंग के अंदर रेडिएशन है। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। सर ये देखिए सर, स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशन आ रहे हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे कोई सामान रखा नहीं गया था सर। कार्ड का कलर चेंज हो रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशन बता रहा है। आप यहाँ खड़े खड़े क्या बोल रहे हैं? ऊपर चल के देखते हैं। चलिए सर। सर, रेडिएशन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल यहीं कहीं आसपास होगा। यस सर। सर इस तरफ की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर या देखिए। तो इस बॉक्स से रेडिएशन ज्यादा आ रही है। बॉक्स में जरा खोलिए बुक। ओह माय गॉड। सर ये गामा मशीन बनाने के पार्ट्स है सर। गामा मशीन बनाने के पार्ट्स है? इसका मतलब वो मशीन यहाँ पे थी। कहाँ से आई? सर मुझे वाकई मालूम नहीं सर। इतनी खतरनाक चीज मैं इस कॉलेज की बिल्डिंग में क्यों रखूंगा सर? आपने नहीं रखी तो किसने रखी? कौन कौन आता है आपके अलावा यहाँ पे? सर यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है सर। आप देख रहे हैं बिल्डिंग खाली है सर। सर मुझे लगता है कोई बाहर वाला रख के चला गया होगा सर। यहाँ आने का तो ये एक रास्ता है। सर दो रास्ते हैं सर। एक जो हम अभी सामने से आए हैं और एक दरवाजा इस तरफ जो हमेशा बंद रहता है सर। चलो दिखाओ। आइए सर। आइए सर। आइए। अरे ये ताला कहाँ गया है? आपकी बिल्डिंग है और आपको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, ये ट्रक के टायर का निशान है। ऐसा लगता है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के बाकी पार्ट्स कोई ट्रक में डाल के ले गया यहाँ से। ऐसा अच्छा फायदा उठाया उन लोगों ने खाली बिल्डिंग है। मगर सर ये लोग जो कोई भी हैं, वो गामा पार्ट्स क्या करेंगे क्या? जो कोई भी है उनके मंसूबे ठीक नजर नहीं आ रहे। अगर वो पार्ट्स किसी गलत हाथों में पड़ गए तो आने वाली तबाही का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में छुपा के रखा था और कॉलेज अथॉरिटीज को पता तक नहीं। सर वो बिल्डिंग काफी समय से खाली थी। इसी बात का फायदा उठा के उस मुजरिम ने वो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहीं पे छुपा दिए। विवेक, उस स्पेक्ट्रोमीटर ने जो रीडिंग दिखाई थी रेडिएशन की, उससे इतना तो पता चलता है कि सारा का सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने उस स्क्रैप यार्ड डीलर को नहीं बेचा है, बल्कि उसमें से कुछ तो रेडियो एक्टिव मटेरियल मुजरिम अपने साथ लेकर गया है। मगर सर इतने खतरनाक मटेरियल का मुजरिम ले जाकर करेगा क्या? वो खुद भी तो मर सकता है सर उसकी किरणों से। निखिल, मरने से पहले वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाहर देशों को स्मगल कर सकता है, आतंकवादियों को बेच सकता है। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। मगर सर अगर किसी लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी हुए हैं तो फिर उस लैब ने अभी तक इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वही तो, इतने हाई सिक्योरिटी वाले लेबोरेटरी में से ऐसा सामान चोरी हो ही कैसे सकता है? ये कोई अंदर वाले का ही काम है और इसीलिए किसी को अब तक पता तक नहीं चला है। सो उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास हमें ट्रक के टायर्स के निशान मिले थे सर। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जरूर किसी ट्रक में ले जाए गए हैं सर। तो फिर विवेक, हमें किसी भी हालत में उस ट्रक का पता लगाना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी शहर में, तबाही। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार, क्या? कहां पर? कब? माय गॉड। ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ सर? विवेक, शहर से दूर एक रिसोर्ट में एक परिवार पिकनिक मनाने गया था। उस परिवार के सारे लोग मर चुके हैं इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से।
आइए सर, यही वो जगह है जहाँ उस परिवार की मौत हो गई। सर साहब आप यही रुकिए। मैनेजर साहब, आपका रिसोर्ट है वहाँ पे? जी। तो इस परिवार की मौत यहाँ पे कैसे हुई? सर ये लोग 2 दिन से रिसोर्ट में रुके हुए थे, यहाँ पिकनिक मनाने आए थे और आज अचानक पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये सब आपके सामने ही हुआ? जी नहीं, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा माली यहाँ पर था और जब उसने इनके पास जाकर इनकी हेल्प करने की कोशिश की तो वो भी बेहोश हो गया। वो भी हॉस्पिटल में है, हालत काफी नाजुक है सर उसकी। आप काफी किस्मत वाले मैनेजर साहब, आप यहाँ नहीं थे तो आप भी रेडिएशन का शिकार हो जाते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सर कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहाँ तक कैसे पहुँच गए। हमारा रिजल्ट तो शहर से काफी दूर है सर। ये देखिए सर, जमीन में अभी भी रेडिएशन मौजूद है। माय गॉड, यहाँ पे रेडिएशन है लेकिन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ है? मैनेजर साहब जी, प्लीज अपने रिसोर्ट में वापस चले जाइए। जी सर। आसपास चेक करो, देखो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ पे है। जी सर। वो देखिए सर, वहाँ कुछ है। हाँ सर, ये तो किसी ट्रक की हेडलाइंस की कांच की। ट्रक का ये हेडलाइट है, ये देखो, ये टायर मार्क, लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का। सर मुझे तो लगता है ये उसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है जो कॉलेज से रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके निकला था। अगर ये वो ट्रक है तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? वहाँ पीछे बाबूमल गांव में एक पुलिस चेक पोस्ट है। अगर ये ट्रक वहाँ से इस तरफ आया है तो उस चेक नाके पे जरूर पता चल जाएगा। लेट्स गो देयर। सर हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर, आपको मालूम है कि हम लोग ऐसे केस पे काम कर रहे हैं जो रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। मतलब उसमें लोग न्यूक्लियर एक्शन की वजह से मर रहे हैं। यहाँ ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ से कोई ट्रक गुजरा था क्या, जिसका आगे एक्सीडेंट हुआ है पिकनिक स्पॉट पे। जी हाँ, सीजन फैमिली रिसोर्ट्स के पास हादसा हुआ था। हमारे कुछ ऑफिसर्स हादसे वाली जगह पर गए थे और सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ऑफिसर हादसे वाली जगह पर गए थे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई? जी हाँ। अभी कहाँ है बोलो? हॉस्पिटल में भर्ती है सर। अभी कैसे है बोलो? पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। उनकी तबीयत इसलिए बिगड़ी इंस्पेक्टर कि जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है उसी में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल ले जाया जा रहा था। ओह माय गॉड। आपके पास उस ट्रक का नंबर है? जी हाँ सर, आइए। सर उस ट्रक का नंबर है AZ032109। AZ032109। पता लगाओ किसके नाम पे है ट्रक। ए मंगेश जल्दी आ, लॉरी निकालना है। क्या गनिंदर कौन है? मैं हूँ सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कोई अच्छी खबर लाए क्या? अच्छी खबर? आप मेरे ट्रक के बारे में बताने आए ना? कौन सी ट्रक? देखिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, किसी ने मेरा ट्रक चुरा लिया है। चोरी हुआ था तुम्हारा ट्रक? जी हाँ। क्या नंबर क्या? AZ032109। AZ032109? जी हाँ सर। इसी ट्रक को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे इस ट्रक के एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? चोर ने एक्सीडेंट भी कर दिया? हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कब चोरी हुआ तुम्हारा ट्रक? 2 दिन पहले सर। 2 दिन पहले? गणेंद्र जी, 2 दिन पहले आपके ट्रक में खतरनाक सामान ले जाया गया जिससे काफी लोग मर गए। आप ऐसे ही गुनाह से हाथ धो नहीं सकते, समझे? ट्रक में सामान डालने से पहले आप देखते नहीं कि क्या सामान लेके जा रहे हैं वो लोग। कौन से खतरनाक सामान की बात कर रहे हैं आप? रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो? जी हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। सर किस सामान की बात करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ट्रक तुम्हारा ही था ना? सर ट्रक मेरा था पर सामान मेरा नहीं था सर। शायद उन लोगों ने खतरनाक सामान मेरे ट्रक में डाल दिया और जिन्होंने ये चुराया था सर। सर 2 दिन पहले एक आदमी ने इस ट्रक की बुकिंग की, आखिरी वक्त पे बुकिंग कैंसिल कर दी। आखिरी मिनट में बुकिंग कैंसिल कर दी? जी हाँ, और सर ट्रक यहीं पर था, उसी रात को चोरी भी हो गई। बड़ी लंबी प्लानिंग की है मुजरिमों ने। पहले इसका ट्रक बुक किया ताकि और कोई बुक ना करे, और फिर आखिरी मौके पर ट्रक का बुकिंग कैंसिल कर दिया और ट्रक यहीं पर खड़ी हो गई बिना भाड़े के।
फिर रात को उन्होंने उस ट्रक को चोरी कर दिया और सर सीधे वो लोग यहाँ से ट्रक लेकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में गए। वहाँ पर रेडियो एक्टिव सामान लोड कर दिया और हाईवे पर निकल गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ट्रक का एक्सीडेंट भी हो सकता है। कहाँ पे खड़ी थी ट्रक तुम्हारी? आइए सर मैं बताता हूँ। चलो दिखाओ। सर यहीं पर खड़ी थी ट्रक। तुम्हारी ट्रक यहीं पर खड़ी थी? जी हाँ। और ड्राइवर ट्रक का? सर बुखातर जिस दिन काम पर नहीं आता कहीं ना कहीं दारू पी के पड़ा होता है। पेस्ट्री का बॉक्स है सर, पेस्ट्री कॉर्नर का बिल भी है। तुम्हारा ड्राइवर दारू के साथ पेस्ट्री खाता है? हम मजाक कर रहे हैं साहब, ढाबे पे खाने वाले आदमी को पेस्ट्री से क्या मतलब है? ये पेस्ट्री का बॉक्स यहाँ पर कैसे आया? तो शायद चोर ने पेस्ट्री खाई है ट्रक चुराने से पहले। जरा काम करो, पेस्ट्री कॉर्नर पर जाओ, पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। ऐसा आइए सर, पेस्ट्रीज, कुकीज, ब्राउनीज क्या लेंगे आप? सब कुछ फ्रेश है हमारे पास। नो थैंक्स, ये सब खाएंगे तो ड्यूटी पे भागने दौड़ने में मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग ड्यूटी पे भागते हैं? जी हाँ, मुजरिम को पकड़ने के लिए सीआईडी को उसके पीछे भागना पड़ता है। आप लोग सीआईडी वाले हैं? जी हाँ। सर क्या हुआ, किसी का खून हो गया क्या? अब जब खून तो नहीं हुआ है, मगर बहुत सारे मासूम लोगों की जान खतरे में। ये बिल देखिए, 2 दिन पहले किसी ने यहाँ से 4 पेस्ट्रीज खरीदी थी। किसने खरीदे थे पेस्ट्रीज में बता सकते हैं आप? सर सुबह से 40 से 50 कस्टमर आ चुके हैं, मुझे तो आज के लोग भी याद नहीं, तो 2 दिन के पहले के बता पाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा सर। जरा सोच के बताइए। ये बिल देखिए, इसमें लिखा है कि 2 दिन पहले शाम 6:30 बजे 4 पेस्ट्रीज खरीदे गए थे। सॉरी सर, वाकई मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। ये सीसीटीवी कैमरा ये चल रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, परसों शाम 6:30 बजे की फुटेज दिखाई हमें। हाँ सर, मैं आपको फुटेज जरूर दिखा सकता हूँ। आइए सर, प्लीज। देखिए सर, सर शॉप में 6:30 बजे 3 लोग आए, इनमें से कोई हो सकता है सर। इस पहले आदमी ने पैटीज खरीदा था, दूसरे ने क्रीम रोल, मगर इस तीसरे वाले आदमी ने 4 पेस्ट्रीज खरीदे थे। और इस बिल में लिखा है कि उस आदमी ने 4 पेस्ट्रीज खरीदे थे। तो शायद यही वो आदमी है जिसने वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराया है। इसकी कुंडली निकालो। क्या 20 लोगों की जानें जा चुकी है? नहीं, देखिए, आपको लोगों को जागरूक करना ही चाहिए, उन्हें सतर्क करना ही चाहिए। लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए इस रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से, समझे आप? हाँ। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है सर, अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो न जाने और कितने मासूमों की जान चली जाएगी इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से। विवेक, पता है मुझे, लेकिन एक बात अच्छी है कि वो ट्रक जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो शहर से दूर था, वरना न जाने कितने लोगों की जाने गई होती अब तक। हाँ काजी, उस पेस्ट्री शॉप के सीसीटीवी फुटेज से पता चला वो आदमी कौन है? यस सर, ये है वो आदमी, विक्रम नाम है इसका। विक्रम? चोरी के 1-2 केस में जेल भी जा चुका है। मतलब ये विक्रम पुराना मुजरिम है? हाँ सर, और हैरानी की बात तो ये है कि ये विक्रम एक मुजरिम होते हुए भी एक गवर्नमेंट लैब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। काजल, क्या इस गवर्नमेंट लैब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया? उस लैब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसका मतलब है ये इस विक्रम ने उन मुजरिमों को मदद की है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराने में। डॉक्टर शांतनु, जब आप किसी को काम पे रखते हैं तो उसका इंटरव्यू वगैरह तो लेते हो? बिना इंटरव्यू के कैसे रखेंगे किसी को? तो इस विक्रम का भी इंटरव्यू लिया होगा आपने? हाँ, लिया था। जिस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे आपने नौकरी पे कैसे रख लिया? दरअसल हमें मालूम था कि विक्रम 1-2 बार चोरी के इल्जाम में जेल जा चुका है। अच्छा, आपको मालूम था, फिर भी आपने उसे गार्ड की नौकरी दी? हर गलत इंसान को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलना ही चाहिए।
आपकी बात ठीक है डॉक्टर शांतन, फिर भी इतनी खास तरीके की लैब में ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि एक मामूली गार्ड के दिमाग में ये बात आ सकती है कि लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल चुरा लो। देखिए, पैसा देख के तो अच्छों की नीयत बदलते देर नहीं लगती। विक्रम तो एक चोर था, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं था, और उसे कैसे मालूम कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है? और वैसे भी हमारे यहाँ लैब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स का अंदर आना बना है। अगर विक्रम को यह पता नहीं था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा है, तो फिर ये चोरी उसने अकेले ने नहीं की है, कोई और भी मिला हुआ उसके साथ, शायद इसी लैब का कोई आदमी। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों में से कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी ने तो किया है, वरना इतने हाई लेवल की चोरी सिर्फ विक्रम के बस की बात नहीं है। आप हमें ये बताइए कि जिस रात विक्रम ड्यूटी पे था, यहाँ लैब के अंदर कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा था? उस रात यहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ लैब के अंदर थे। डॉक्टर सिद्धार्थ? जरा बुलाइए उन्हें। सर, उन्हें बुलाना तो मुश्किल है। क्यों, वो भी भाग गए क्या? नहीं, जब से विक्रम नहीं आए हैं तब से डॉक्टर सिद्धार्थ भी गायब हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ भी गायब है? आपको पता होगा कि कहाँ पे हैं? नहीं, वो तो अपना फोन भी बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप जरा डॉक्टर सिद्धार्थ का एड्रेस दीजिए, देखें जरा कौन से मच्छर ने काटा है उसे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, बदबू कैसी आ रही है? ये सिद्धार्थ दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? घर भी ठीक ठाक है, सामान भी साफ सुथरा है, ये सिद्धार्थ गया कहां? बदबू कुछ ज्यादा ही आ रही है इस तरह। देखो जरा, देखो कहां से आ रही है बदबू। सर, हाँ, तो बदबू यहां से आ रही है सर। ओ, इस पीछे सर, ये तो सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ ही है। बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई है। तो शायद सिद्धार्थ को उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चोरी के बारे में पता चल गया होगा सर, और इसीलिए उन मुजरिमों ने इसका खून कर दिया। विवेक, मुझे तो लगता है ये सिद्धार्थ उन मुजरिमों के साथ मिला हुआ था। जैसे उन लोगों का काम खत्म हो गया, उन्होंने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया। बॉडी की हालत को देख के लगता है इसकी मौत 2-3 दिन पहले हुई है। सर, उस ट्रक की चोरी भी तो 2 दिन पहले हुई थी। हाँ, ट्रक की चोरी भी 2 दिन पहले हुई थी। तो लगता है सिद्धार्थ की मौत भी उसी रात को हुई है, ट्रक की चोरी की रात को। और फिर इसके घर में कोई लूटपाट भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब है सिद्धार्थ उन लोगों को जानता था, जरूर जानता था उन लोगों को। काम करो, घर में उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, डायरीज है, जो कुछ भी मिले उठाओ और ले चलो। सर, डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट आ गई है सर। सिद्धार्थ का खून 4 दिन पहले हुआ था। 4 दिन पहले? यस सर। 4 दिन पहले उसने काम पर जाना बंद कर दिया था, और 4 दिन पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल की चोरी भी हुई थी। मतलब साफ है सर, मुजरिमों ने पहले सिद्धार्थ का इस्तेमाल किया वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराने के लिए, और जैसे उनका काम पूरा हुआ उन लोगों ने सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, और एक बात पता चली है सर, पिछले 3 महीनों से सिद्धार्थ के अकाउंट में कोई धनाधन पैसे डाल रहा था। सिद्धार्थ के अकाउंट में कोई धनाधन पैसे डाल रहा था? मगर कौन? सर, पैसे बाहर से आ रहे थे। पैसे बाहर से आ रहे थे? तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, वो पैसे हमारे किसी दुश्मन देश से आ रहे थे। कोई ऐसा देश जो हमारा ही रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है हमारे ही खिलाफ। सर, थोड़े से पैसों के लिए सिद्धार्थ अपने देश से गद्दारी कर रहा था। सर, बैंक वाले पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ के अकाउंट में पैसे किसने डाले थे। जैसे उनको पता चलेगा वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे सर। इस विक्रम की क्या खबर है? हाँ? सर, इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया सर। इसका फोन भी बंद आ रहा है, लगता है शहर छोड़ के भाग गया। ये देखिए सर, सिद्धार्थ की डायरी में कुछ अजीब सा नंबर लिखा हुआ है। A8M9 B2N और दूसरा है A2P1 9TB। सर, ये किसी तरह का कोड लग रहा है। कोई ऐसा कोड जो
कोई और समझ न सके। A8M9B2N A2P19PB, क्या हो सकता है ये? कैसा कोड है ये? क्या हो सकता है? एक मिनट, ABCD में 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना? यस सर। लगता है विवेक ये क्या कोड है पता चल जाएगा। जहां जहां पर ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वहां पर उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नंबर्स डालकर देखते हैं, पता चल जाएगा। अब देखते हैं। ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर है 1, 8, M ABCDEFGHIJKL M, 12 और 1 13, फिर है 9। बी का नंबर है 2 और N, अगर M 13 है तो N का नंबर है 14 1 4, तो नंबर है 1813922214। सर ये तो विक्रम का मोबाइल नंबर है। ये नंबर विक्रम का मोबाइल नंबर है? तो अगर ये विक्रम का नंबर है तो ये कोड भी कोई मोबाइल नंबर ही होगा। देखते हैं। ए का 1 2 ABCDEFGHIJKLMNOP, 15 और 1 16, 16 9 T, P के आगे 4 अल्फाबेट्स QRST। अगर P का नंबर 16 है तो 17 18 19 20, T का नंबर है 20 और B का नंबर है 2। नंबर है 1216192202। ये किसका नंबर है? ये नंबर जरूर उस मुजरिम का है। काजल, इस नंबर पर फोन लगाओ और जैसे कोई फोन उठाए कम से कम 40 सेकंड तक बात करती रहो ताकि हम नंबर ट्रेस कर सके, उसका लोकेशन पता कर सके। और विवेक, नंबर ट्रेस करो, लोकेट करो नंबर को। सर रिंग हो रही। रिंग हो रही है? याद रखना कम से कम 40 सेकंड। ओके, उलझा रखना उस बातों में। हेलो, गुड इवनिंग जी। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हो गया है। जी हाँ, ये एकदम सही नंबर है जी, बिल्कुल। इनफैक्ट हम आपको और इन्फॉर्म करने के लिए बहुत खुश हैं कि आपका नंबर जी बिल्कुल सर ट्रेस हो गया है। ग्रेट, नंबर ट्रेस हो गया, मतलब मुजरिम कहां है ये भी पता चल गया। अब उसे पता चलेगा कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। ये तो कोई अड्डे जैसी जगह है। होशियार रहना, गन्स निकालो। निखिल, सिद्धार्थ की डायरी में विक्रम के नंबर के अलावा जो दूसरा नंबर था वो यहीं पर ट्रेस हुआ है। लोकेशन ये बता रहा है। फोन लगाओ तुम्हारे फोन से उस नंबर पर। तो रिंग जा रही है सर। एक मिनट, रिंग यहीं पर बज रही है कहीं। ये चल, ये निकालो। सर यही मनोज, ये देखिए। देखो जिंदा है क्या? सर जिंदा है। पानी देखो, पानी देखो जल्दी। पानी। मारो।
मनोज। मनोज। पानी। नहीं मनोज, हम लोग सीआईडी से। आज आप लोग नहीं आते, मैं शायद बच नहीं पाता। चुप। सिद्धार्थ के साथ तुम भी मिले हुए थे ना, वो रेडियो एक्टिव सामान गवर्नमेंट लेबोरेटरी से चुराने में। क्या मिला उसके बदले में? तुम्हें छोड़कर गए ना, तुम्हें बांधकर मरने के लिए। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आज तक तो मैं छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन आज पहली बार बहुत बड़ा पाप हो गया साहब। तुम्हारे इस गुनाह की वजह से सैकड़ों लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं, समझे? मैंने सोचा कि ये चोरी भी और चोरियों की तरह ही होगी। अगर मुझे पता होता कि इन सब में आतंकवादी भी शामिल हैं, तो मैं उनका कभी साथ नहीं देता साहब। क्या कहा? आतंकवादी? हाँ साहब, मुझे नहीं पता था कि ये बाबू ये सारा सामान आतंकवादियों को बेचने वाला है। मेरा शक सही था। कौन है ये बाबू? कौन है ये बाबू? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। बाबू मेरा पार्टनर है साहब। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, सीआईडी के पास जाऊंगा इसकी भी धमकी दी, लेकिन वो नहीं माना और मुझे यहाँ बांध के चला गया। तो बता, कब होने वाला ये सौदा आतंकवादियों के साथ? कब होने वाला और कहाँ होने वाला? जल्दी बता। शाबाश, इस रेडियो एक्टिव सामान की मुझे कब से जरूरत थी। तूने तो मेरा बरसों का सपना पूरा कर दिया। पर आप इस सामान का करोगे क्या? इससे छोटा मोटा एटम बम बनाऊंगा और इंडिया पर ही फोड़ूंगा। तबाही मचा दूंगा, तबाही। तड़प तड़प के मरेंगे यहाँ के लोग। तू यहाँ से जल्दी निकल जा, तेरे को मैं इसकी खबर पहुँचा दूंगा। क्या? तुझे और तेरे साथियों को मैं विदेश पहुँचा दूंगा। कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं। हम तो ठीक हैं, पर हमारे देशवासियों का? इस देश ने तुझे दिया ही क्या है? सालों तू जेल में सड़ा है ना, अब तो बस खुशियां मना, खुशियां। समझा? लेके जा। रुकना। एक सेक्रेटरी का मेडल लेके नहीं जाएगा तो? साहब, ये सब हमने पैसों के लिए किया था साहब। पैसों के लिए तुम लोगों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल की चोरी की। जिस थाली में खाया उसी में छेद। क्या सोचा तुम लोगों ने कि हमारा देश कोई खिलौना है जिसे तुम जैसे जानवर जब चाहे जैसे चाहे खेल सकते हैं? आप लोगों ने हमारे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जब जब जुर्म और आतंक इस देश को बर्बादी की तरफ ढकेलने की दस्तक देंगे, तब तब सीआईडी इस जुर्म और आतंक का सर्वनाश करेगी। मुझे 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 माफ कर दीजिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमारी सीमा रेखा लांघने की कोशिश की। अब तुम्हें महामहिम के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इन दिशाओं के पार है क्या। दरवाजा बंद करके बैठे, डांट मुझे पड़नी है। हमारी दुनिया के उसूल होते। अरे मूर्ख, इन दिशाओं के पार है दहशत, जीवन के खत्म होते लम्हों की दहशत। कौन चाहिए? मुझे अंदर जाना है भाई। क्यों? काम है। क्या काम है? मुझे बताओ। इंसानी दिलों में खत्म होती इंसानियत की दहशत। अंदर रिहर्सल चल रही है, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, समझे? मिस्टर सार्थक को ये बॉक्स देना है। आप ये बॉक्स मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, इन्हें सार्थक साहब से मिलना है, ये बॉक्स देना है उन्हें। सार्थक साहब तैयार हो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें। ऐसा काम करो, ये दे दो मुझे, मैं उन्हें दे दूंगा। तो ठीक है। संसार में फैल रहे शैतान की दहशत। सार्थक साहब को भी नए नए गिफ्ट आते ही रहते हैं। नाम वाला एक्टर है भाई, गिफ्ट तो आएंगे ही, लेकिन उन्होंने मना किया था कि उनके नाम पे कोई गिफ्ट आए तो लेना मत। तो आपने फिर क्यों ले लिया? अब ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, देखते हैं इसके अंदर है क्या। हमारी दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, मोंटारी, और तुमने उन उसूलों को नकार कर
अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। जिंदगी के आखिरी दिन में खुशियां मना ले। कल का सूरज देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। किसी ने मजाक किया होगा यार। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सर, किसी ने मजाक किया सार्थक सर के साथ। ये बॉक्स भेज के ये सब क्या है? लेके जाओ इसे महामाहिम के पास। नहीं नहीं, मैं तुझे 2 बार सार्थक को बुलाने के लिए भेज चुका हूँ। मैं वहां बैठा इंतजार कर रहा हूँ ना। सर मैं गया था सर, 2 बार नॉक भी किया। ये बॉक्स दे के चला गया वो लड़का। सर ये किसी ने मजाक किया। You will not leave to see tomorrow? हाँ? क्या? सार्थक! सार्थक दरवाजा खोलो! सार्थक! दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं। क्या सर, आप तो तैयार होके बैठे हैं, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुला आपने? कितना सुनाया सर ने आपके कारण, मालूम है सर? सार्थक! 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 नाम क्या है इनका? जी, सार्थक। बहुत ही फेमस एक्टर हैं। सॉरी, थे। इस तरह के भूतिया रोल करने में माहिर। अच्छा, बॉडी पे सर कहीं भी कोई घाव नहीं है। और अभिजीत, गला घुटने का कोई निशान नहीं है और भी कोई निशान नहीं है, बस सिर्फ ये 2 टैटू के निशान। तो फिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। सर इसका शरीर बुरी तरह से अकड़ गया है। राइगर मोर्टिस? हाँ, राइगर मोर्टिस। एक बात बताइए आप, इनकी मौत कब हुई? सर यही को लगभग आधा घंटा पहले। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आधा घंटे पहले मौत हुई है इनकी? सर आधा घंटा पहले मैंने इन्हें जिंदा देखा था। मैनेजर साहब, मौत के आधे घंटे बाद बॉडी की हालत ऐसे नहीं होती, समझे आप? वैसे इनकी मौत के बारे में पता कैसे चला तुम लोगों को? हम इन्हें रिहर्सल के लिए बुलाने गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बंद था? मतलब आप लोगों ने तोड़ा ये दरवाजा? फिर हमने इनको पीछे सीधा बैठा दिया। स्टेज पर आने के लिए और भी कोई रास्ता है? मेरा मतलब है कोई पीछे का दरवाजा? हाँ सर। मतलब उस दरवाजे से स्टेज पर कोई भी आ जा सकता है? नहीं सर, पिछला दरवाजा हमने बंद रखा है और बाहर जाने वाले रास्ते में हमेशा गार्ड रहते हैं। मतलब नाटक के लोगों के अलावा यहाँ बाहर से कोई भी नहीं आया था, है ना? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तुम लोग बाहर स्टेज पर खड़े रहो। ठीक है सर। थैंक यू। अभिजीत, इसका शरीर इतना अकड़ गया है, कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं राइगर मोर्टिस सेट होने में। और सर शरीर अकड़ा हुआ है, शरीर पे कोई घाव नहीं है, मौत की वजह पता नहीं चल रही है। कहीं से कोई बीमारी तो नहीं है? ये तो अब साळुंखे ही बता सकता है। हाँ बस, साळुंखे देख ले भैया, इसे बता दे इसकी मौत कैसे हुई है। ठीक है, देखते हैं। सर इस बॉक्स में जो भी चीजें हैं वो सब नकली हैं सर। नकली है? हाँ, ये स्कल और ये खून, ये सब नकली? सब नकली है सर। ये क्या लिखा है? अपनी जिंदगी का आखिरी दिन खुशियां मना लो, कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अभिजीत, ये जो भी कोई है, इस सार्थक को डराना चाहता था, धमकी दे रहा था। काम करो, स्टेज पर नाटक के जितने भी लोग हैं उन सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, अच्छी तरह से।
सार्थक की मौत हार्ट अटैक से हुई है? जी नहीं, सार्थक को हार्ट अटैक नहीं आया था। बॉस, इस एक्टर की मौत की कहानी तो किसी ने अलग ही लिख दी है। क्या मतलब? मतलब इसकी कहानी की शुरुआत तो है, लेकिन कहानी बीच में कहां भटक गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो, इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। हाँ यार साळुंखे, वाकई। और यहां देखें बॉस, इसके हाथ भी पीले पड़ गए। लगता है इसकी पूरी बॉडी पीली पड़ी हुई है। ऐसा लगता है इस आदमी ने तो कई दिन से खाना ही नहीं खाया। सर, सर इसके पैर तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। क्यों? पैर क्या कहानी बता रहे हैं? ये देखिए सर, ये पैर सूज गए और इनका रंग जामुनी पर्पल हो गया है। बॉस, ये आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर गया। हाँ, और फिर मरने के बाद इसके बॉडी का सारा फ्लूइड, पानी उस पैरों में इकट्ठा हो गया, इसलिए सूज गया। मगर इसका शरीर आधे घंटे में अकड़ कैसे गया? हाँ सर, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। समझ गया। और एक बात है। क्या? इसे कोई डरा रहा था, धमका रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धमके के डर की वजह से इसे हार्ट अटैक आया हो? लेकिन बॉस, मुद्दे की बात यह है कि आधा घंटे के अंदर इस आदमी का शरीर अकड़ कैसे गया? नहीं, मुझे लगता है कोई और मामला है। यह भी तो हो सकता है कि इसे किसी ने जहर दिया हो सकता है फ्रेंड, ये भी हो सकता है। अभी मैं साफ साफ कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मुझे लगती है बॉस, मामला ये खून का ही है। फिर उनकी मौत कैसे हुई? सार्थक का किसी ने खून किया है। खून? किसने खून किया उनका? शायद तुमने। मैंने? मैं क्यों खून करूंगा उनका? या तुमने? तुमने? खून तो यही कि किसी आदमी ने किया है। एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने सार्थक के कमरे से किसी भी तरीके की कोई आवाज सुनी? हम लोग तो स्टेज पर थे सर, अगर कोई आवाज आई भी होगी तो हमें पता नहीं चला। सबके सब स्टेज पे थे या कोई कहीं और भी था? नहीं सर, मैं विंग्स में था। आप भी आर्टिस्ट हैं? जी नहीं, मैं इस प्ले का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। वहाँ पे आपके साथ कोई और भी था? जी हाँ, मेरे साथ ये मेरे मैनेजर मिस्टर कमल थे। तुम क्या हो रहा है? लगता है इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुमको मिलने वाला है। यहाँ पे खून की इंक्वायरी चल रही है और तुम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो यहाँ पे। सार्थक का रोल मुझे मिलने वाला है। अगर वो रोल मिल गया तो अवार्ड मेरा। अवार्ड तो तब मिलेगा जब ये प्ले होगा। सर, प्ले तो जरूर होगा। कमाल कर रहे हैं आप, हैं? आपके लीड एक्टर का खून हो गया है और आपको प्ले की पड़ी हुई है। सर, सारी टिकटें बिक चुकी हैं, प्ले हाउसफुल हो चुका है, शो को कैसे रोकेंगे? वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, शो मस्ट गो ऑन। सर, शो तो जरूर होगा। अब तो इस प्ले को देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ेगी। ठीक है, प्ले होगा, लेकिन यहां इस थिएटर में नहीं होगा। बाहर जो भी करना है करो। निखिल, सबके बयान लो। जिस समय सार्थक की मौत हुई, कौन कहां पे था और क्या कर रहा था? ओह माय गॉड, क्या हुआ साळुंखे? अरे बॉस, ये देखो, ये इसकी तो दोनों आंखों में खून बरस रहा है। मेरा काम तो और भी मुश्किल हो गया। उंगलियों का निशान। इसका मतलब कोई यहां से अंदर ताक झांक कर रहा था। बस एक काम करता हूं, मैं इस लाश को लेबोरेटरी लेके जाता हूं। ठीक है। वहां पर सारे टेस्ट करके ही पता लगेगा कि मामला है क्या। अभिजीत, बाहर कुछ मिला? सर, यहाँ पे उंगलियों का निशान है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पे खड़ा होकर अंदर सार्थक पे नजर रख रहा था।
ग्रिल तो ठीक ठाक है। हाँ सर, ग्रिल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कौन है? ड्रग्स? कौन था वो अभिजीत? पता नहीं सर, हाथ से निकल गया। तो ये क्या है? ड्रग्स है सर। हाँ? उसके साथ हाथापाई हुई तो उसके जेब में से ये ड्रग्स गिर गए। पक्का कोई ड्रग्स बेचने वाला ही था। यहाँ क्या कर रहा था वो? कि किसी को ड्रग्स बेचने आया था क्या? मगर यहाँ पे ड्रग्स कौन लेता होगा सर? फ्रेडी, कोई ना कोई तो है जो ड्रग्स लेता है यहाँ पर। काम करो, इस थिएटर में जितने भी लोग काम करते हैं, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सब लोग, उनकी जानकारी निकालो, पूछताछ करो। थिएटर के पीछे वाला दरवाजा बंद था, आगे वाले दरवाजे पे गार्ड खड़ा था। मतलब जो लोग थिएटर में थे, खूनी उन्हीं में से कोई है। सर लेकिन खूनी के अलावा थिएटर में बहुत लोग मौजूद थे, तो उन्होंने खूनी को देखा कैसे नहीं? और फिर खूनी ने अपने आप को छुपाया कैसे होगा? वही तो। सर हमने उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है जो उस दिन सार्थक के साथ थिएटर में थे। वेरी गुड, चलो देखते हैं। सही गौतम है, डायरेक्टर, काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाता है, लेकिन किसी को भी इसकी बात का बुरा नहीं लगता। काफी नामचीन डायरेक्टर है। खून के वक्त कहाँ पे था ये? से उस वक्त विंग में था, अपने मैनेजर के साथ। नेक्स्ट। से नई एक्ट्रेस है, टीला, ये उस वक्त तो स्टेज पर ही थी। स्टेज पे ही थी। नेक्स्ट। तो ये है जीना, इसका कहना है कि उस वक्त टॉयलेट में थी। ये जो पुराना एक्टर है अंकुश, ये कहां पे था उस वक्त? से ये उस वक्त कमरे में था। ऐसे किसी ने देखा था इसे ये कमरे में है? नहीं सर। नहीं ना? तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। किसी ने इसे कमरे में देखा नहीं है और ये आदमी सार्थक का रोल करना चाहता है। सर, अभी सार्थक के बारे में क्या डिटेल्स पता की? सर सार्थक कई सालों से थिएटर में काम कर रहा था। वो इस वैम्पायर रोल के लिए बहुत ही मशहूर था। अच्छा, इसके परिवार में कौन कौन है? सर कहने को तो परिवार में कोई भी नहीं है, मगर सार्थक ने सुजाता नाम की एक्ट्रेस से शादी की थी और उनका डिवोर्स भी हो चुका है। सुजाता एक्ट्रेस? सुजाता जी, हमने सुना है कि आपका और सार्थक का डिवोर्स हो गया था। हाँ, इस डिवोर्स की वजह से मैं तो एकदम टूट गई थी। जिंदगी का एक एक पल दुख में डूब गया था। ये डायलॉग्स मैंने सुने हुए हैं। कहाँ पे? टीवी पे। सुजाता जी, ये एक्टिंग बंद कीजिए प्लीज, कुछ काम की बातें कीजिए। सार्थक की मौत से आपका क्या लेना देना है? अफसोस है मुझे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत खुश हुई उसकी मौत की खबर सुनकर। मेरे नाम और पैसे की वजह से उसने मुझसे शादी की थी। मैं उसके गंदे शौकों पर अपना पैसा नहीं खर्च कर सकती थी। गंदे शौक? कैसे गंदे शौक? शराब और ड्रग्स की गंदी आदतों में यहाँ तक डूबा हुआ था वो। सार्थक ड्रग्स लेता था? उसके खून का एक एक कतरा ड्रग्स में डूबा हुआ था। मुझे तो लगता है उसकी मौत भी ड्रग्स के कारण हुई होगी। इसका मतलब मेकअप रूम के पीछे जो ड्रग वाला आदमी भागा था, वो सार्थक को ड्रग देने आया था। अरे सिर क्या हिला रहा है?
तुझे वक्त चाहिए तो बता देना, मैं चला जाता हूँ, लेकिन ऐसे सिर हिलाकर हथियार मत डाल देना। अरे क्या करूं यार, हथियार नहीं डालूं तो बता मुझे क्या करूं? इन टेस्ट ट्यूबों की पूजा करूं? और पूजा करने से भी क्या हो जाएगा? नतीजा वही निकलेगा जो निकल रहा है। देखो ये देखो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सार्थक की बीवी हमसे झूठ बोल रही थी कि ये ड्रग लेता है? बॉस, ये ड्रग लेता है या नहीं लेता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसकी मौत ड्रग की वजह से नहीं हुई है, ये है मतलब की बात। अरे मेरे भाई, इसके बीवी ने हमें साफ साफ बताया कि ये सार्थक हर रोज ड्रग लेता था, हर रोज। अब वो ज्यादा लेता था, कम लेता था, खाता था या सूंघता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी मौत ड्रग्स लेने की वजह से ही हुई है। नहीं सर, इसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई है, और हमने इसकी आंखें भी चेक की है। ये देखिए, आंखों की पुतलियां फैली हुई है। आंखों की पुतलियां ड्रग्स से फैली हैं? जो लोग रेगुलर ड्रग्स लेते हैं उनकी यही पहचान होती है। कमाल है, ड्रग्स की वजह से आंखों की पुतलियां फैल गई है, मगर मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई। नहीं, मुझे पता चल गया इसकी मौत कैसे हुई। ये रेडी डॉक्टर कौन है, तुम हो या सालुंखे? डॉक्टर तो सालुंखे साहब ही है। हाँ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फोरेंसिक लैब में खड़े होकर ये मत कहना कि इसकी मौत आत्माओं की वजह से हुई है, समझे? सर, इसे आत्मा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? मैं ये निशान देख के बोल रहा हूं। अरे क्या निशान देख के बोल रहा है फ्रेडी? बॉस, ये इसने वैम्पायर के दांतों के टैटू का निशान बनवाया है अपनी गर्दन पे, ताकि वो जो ड्रग्स की सुइयां हैं उनका निशान छुपा सके। इसने अपने गर्दन पे वैम्पायर के दांतों के निशान बना लिए, सुइयों के निशान छुपाने के लिए। ये देखो बॉस, ये आदमी यहीं से ड्रग्स लेता था। ये देखो, एक निशान तो अभी भी ताजा है। एक निशान अभी भी ताजा है का मतलब ये कि मरने से पहले इसने ड्रग्स लिए होंगे। यार हद हो गई सालुंखे, बार बार कह रहे हो मरने से पहले इसने ड्रग्स लिए, लेकिन इसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई। और ये महाशय कह रहे कि इसकी मौत आत्माओं की वजह से हुई है। और तो फिर मौत हुई कैसे? देख सालुंखे, जब तक ठोस कुछ पता न चले मुझे मत बुलाना, समझे? मेरे पास वक्त नहीं है। अरे यार, चलो बंद करो रिहर्सल। क्या मुसीबत है, रिहर्सल करना भी मुश्किल है। जब देखो कोई ना कोई आ जाता है पूछताछ करने के लिए। अगर आप लोग ये बता दें कि खूनी कौन है तो पूछताछ अपने आप बंद हो जाएगी। सार्थक ड्रग्स लेता था, ये बात आप लोगों में से कौन कौन जानता था? दिमाग पे जोर डालो और जल्दी बताओ, नहीं तो एक ऐसा हाथ पड़ेगा कि तुम्हारे भूत भी डांस करने लगेंगे, समझा? जब आदमी अपने आप बैठे बैठे मर जाए तो उसे हार्ट अटैक क्या आया होगा ना सर? ड्रग्स लेता था वो, ये मालूम नहीं था? कैसे मालूम होता सर? वो तो हम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, हमेशा अकेले अकेले ही रहते थे। यहाँ पे जितने मेकअप रूम्स हैं उन सबको ध्यान से देखो, सार्थक के कमरे को और भी ध्यान से देखो, देखो कहीं पे ड्रग्स के निशान मिलते हैं क्या। कांच टूटने की आवाज कहां से है? लगता है ये कांच टूटने की आवाज बैट में से ही आई सर। चमगादड़ में से कांच टूटने की आवाज? हाँ, टूटे हुए कांच की आवाज तो आ रही है इसमें से। सर लेकिन ये कांच चमगादड़ के अंदर गया कैसे होगा? ओह, यहां से गया है कांच अंदर। ये देखो, इस चमगादड़ के नीचे चोर खाचा बना हुआ है। ओह माय गॉड, टूटा हुआ इंजेक्शन। मतलब इस चमगादड़ में ये सिरिंज छुपा के रखा गया है। सर कहीं ये ड्रग्स वाली सिरिंज तो नहीं है? हो सकता है। मतलब सब वो आदमी जो यहाँ से भागा था वो चोरी से सार्थक को ड्रग्स देने ही आया था। और इस तरीके से ड्रग्स लेता था
ताकि किसी को पता ही ना चले। इसलिए उसने वो सिरिंज इस चमगादड़ में छुपा के रखा था। इस सिरिंज को डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहां। सर, तो ये आदमी वहां पर कुछ कर रहा था। क्या करो तुम यहाँ पे? साहब, मैं तो दरवाजा ठीक करने आया था। मैनेजर साहब ने फोन किया था, इसलिए मैं अभी आ गया। मैनेजर साहब, यहाँ। हाँ सर। इस आदमी को बुलाया था दरवाजा ठीक करने के लिए? हाँ सर, टॉयलेट का दरवाजा खराब था। कल मैंने से फोन किया था, आज आया ये। टॉयलेट का दरवाजा खराब है? हाँ, ठीक से बंद नहीं होता है। कोई दूसरा टॉयलेट है यहाँ स्टेज के पीछे? नहीं सर, सारे एक्टर लॉबी का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे थे। ओह, इसका मतलब है ये टॉयलेट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका दरवाजा खराब है। इस केस का पहला झूठ सामने आ गया। जीना, इस जीना ने हमसे झूठ बोला है। सर, आप लोग यहाँ? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे झूठ बोला? जब सार्थक का खून हुआ उस वक्त तुम टॉयलेट में थी? हाँ। कौन से टॉयलेट में? वो स्टेज के पीछे एक ही तो टॉयलेट है। मैं वही थी। वहां का टॉयलेट का दरवाजा बंद नहीं होता। ऐसे टॉयलेट में तुम कैसे गई? वो लॉबी में भी एक टॉयलेट है ना, मैं उसमें गई थी। जब सार्थक का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं किसी के साथ थी। किसके साथ थी? मैं अंकुश के साथ थी। तुम अंकुश के साथ में क्या कर रही थी? विवेक, अंकुश को बुलाओ। अंकुश, आपने हमें बताया कि जब सार्थक का खून हुआ तब आप अपने कमरे में थे। जी। और उस वक्त आपके साथ कोई और भी था? मैंने कहा था ना, किसी से कहना मत। तो आप दोनों साथ में थे? जी। कितनी देर तक साथ में थे तुम लोग? सर, वो इंटरवल से तीसरे अंक तक हम दोनों साथ में थे। मैं इन्हें डिक्शन सिखा रहा था। आप इन्हें ठीक से हिंदी बोलना सिखा रहे हैं? जी। ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? दरअसल हिंदी की क्लास लेने के बदले ये मुझे कुछ पैसे देती थी। मेरी मजबूरी थी सर, और हम नहीं चाहते थे ये बात किसी को पता चले। और आप लोगों को पता कब चला कि सार्थक का खून हो गया? जब बाहर से चिल्लाने की आवाज आई तभी हम लोग को मालूम पड़ा कि सार्थक। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना के सुना रहा है। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि सार्थक की मौत हुई कैसे। वो क्या गया इसे? ओए सालुंखे, हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहे क्या? मैं वाइफ को फोन करता हूँ सर। अरे नहीं, सालून के साथ सटक गए। नहीं नहीं फ्रेडी, नहीं नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, अपनी वाइफ को फोन मत करना प्लीज। बस इधर आओ, इधर आओ, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैंने किताब में पढ़ा है, एक केमिकल ऐसा भी होता है जो शरीर में अगर जरा सा भी चला जाए ना तो पूरे शरीर को पैरालिसिस हो जाता है। मतलब उस पैरालाइज करने वाले केमिकल की वजह से इसकी मौत हुई? कैसे? मैं बताता हूँ। ये देखो बस, ये देख रहे हो ये निशान? सालुंखे तो वही निशान है ना जिसमें से ये सार्थक ड्रग्स लेता था। एग्जैक्टली, इसी जगह से इसे वो केमिकल दिया गया है जिससे इसके फेफड़े पैरालिटिक हो गए और इसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और एक बात सर, जिस इंजेक्शन से उसे वो केमिकल दिया गया था उसकी सुई काफी मोटी थी। सुई मोटी हो या पतली, उससे क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। बॉस आप लोग सोचो, जो आदमी हर रोज सुई लगा करके ड्रग्स लेता है वो एक ही तरीके की सुई लगाएगा ना। इसने अचानक मोटी सुई क्यों लगाई? मतलब किसी ने सार्थक की सिरिंज बदल दी या फिर किसी ने जबरदस्ती
पैरालाइज करने वाला केमिकल इसके गले में लगा दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है अभिजीत। अभिजीत, ये जो कोई भी है सार्थिक के जान पहचान वाला ही है, जो जानता था कि सार्थिक ड्रग्स लेता था। सर फिर तो ये वाला केमिकल उस सुई में भी लगा होगा जो हमें सार्थिक के मेकअप रूम से मिली थी। नहीं, उसमें हमें कोकेन मिला है। वैसे सारुण क्या है ये केमिकल? कितना वक्त लेता है असर दिखाने में? कम से कम 20 मिनट। सारुण साहब, सार्थिक की मौत कितने बजे हुई थी? 3:30 बजे। इसका मतलब 3:10 पे वो केमिकल वाला इंजेक्शन सार्थिक को लगाया गया। ठीक 20 मिनट बाद केमिकल ने अपना असर दिखाना शुरू किया और इसकी मौत हो गई। मतलब अभिजीत, खूनी 3:10 से पहले उस कमरे में गया था सिरिंज बदलने के लिए। हाँ सर, काम होने के बाद वापस उस कमरे में गया और पैरालाइज करने वाली सिरिंज वहां से गायब कर दी। अभिजीत, ये जिसने भी किया है वो जरूर वहां पर मौजूद था, उस थिएटर में। कोई जान पहचान वाला। थिएटर में जाकर ढूंढो, देखो वो सिरिंज है क्या वहां पर। सर अगर वो जहरीली सिरिंज मिल जाए तो शायद खूनी के उंगलियों के निशान उसमें से मिल सकते हैं सर। यहाँ से कोई अंदर बाहर नहीं गया है तो सिरिंज यहीं कहीं होनी चाहिए। ढूंढो। सार्थिक का मेकअप बॉक्स मिला है उसके कबर्ड से। कौन है सर? ये क्या कमाल है सर, इतने बड़े मेकअप के बॉक्स में छोटा सा चावल का दाना क्यों बांध के रखा हुआ है? इस राइस पे कुछ लिखा हुआ है। तो एक जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना, देखिए क्या लिखा है। सर टू एस विद लव, एम कुमार। चावल के दाने पे प्यार भरा मैसेज। ये एस कौन है? सर कहीं ये एस सार्थिक तो नहीं? सार्थिक, एम कुमार। विवेक, जरा मेकअप मैन को बुलाओ। चावल के दाने में हर कोई लिख नहीं सकता। ये मेकअप किट सार्थिक का है? नहीं सर, उनकी नहीं है। तो फिर किसका है? सार्थिक साहब के मेकअप मैन है अभिषेक, उनकी है ये। तो फिर तुम कौन? मैं अभिषेक जी का असिस्टेंट हूँ, संदीप। और पता नहीं वो कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। जरा एड्रेस देना इस अभिषेक का। अभिषेक, ये मेकअप मैन का घर है? इतना बड़ा? ढूंढो जरा कहां छुप के बैठा है। अभिषेक, अभिषेक, आगे। सर कहीं इसे भी खूनी ने मार तो नहीं दिया? मरा नहीं है, शराब पी के लुढ़का हुआ है। ज्यादा पी लिए इसलिए मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है। पानी लेके आओ, पानी डालो इसे, उठा इसको। अभिषेक, एम कुमार को जानते हो? मैं किसी एम कुमार को नहीं जानता साहब, किसी एम कुमार को नहीं जानता। तो फिर तुम्हारे मेकअप बॉक्स में वो चावल का दाना कहां से आया जिस पर एम कुमार लिखा हुआ था? हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कुछ नहीं किया? तलाशी लो इसके घर की, अभी पता चल जाएगा। तो मैंने किया क्या है साहब? शराब पी के पड़ा हुआ है, पूछ रहा किया क्या है? साहब
सर अलमारी में से ये कुछ पैसे मिले और मनी ऑर्डर फॉर्म्स जिसपे एम कुमार का नाम लिखा हुआ है और भेजने वाले का नाम सार्थिक। मतलब सार्थिक इस एम कुमार को पैसे भेज रहा है और बीच में ये अभिषेक खा रहा है। मनी ऑर्डर फॉर्म में एम कुमार का नाम लिखा है, उसके पैसे यहाँ पे है और बोल रहा है उसको जानता नहीं है। कौन है ये एम कुमार? ठीक से याद नहीं आ रहा साहब, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। सब मैं इसे याद दिलाता हूँ। मैंने सारा पैसा। एम कुमार कौन है? वो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन सार्थिक हर महीने उसको पैसे भेजता था। विवेक अरेस्ट कर लो इसे। एम कुमार का एड्रेस जबलपुर लिखा हुआ है, जबलपुर के पुलिस स्टेशन से पता करो कौन है ये एम कुमार। सर इस फाइल में सारी जानकारी है एम कुमार के बारे में। मीनाक्षी कुमार? ये एम कुमार एक औरत है? जी सर। हम तो इस एम कुमार को आदमी मान के चल रहे थे। वैसे ये मीनाक्षी कुमार रहती कहाँ पे? सर यहीं पास के एक गांव में वो रहती थी, मगर 5 साल पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या? उन्होंने आत्महत्या कर ली? जी सर। सर वो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, उन्होंने केमिकल भी बनाया था। उन्होंने आत्महत्या कैसे की? सर जो केमिकल उन्होंने बनाया था वो उन्होंने खा लिया, पूरे शरीर में लकवा मार गया, पैरालिसिस। फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, मौत हो गई। अपने ही बनाए हुए केमिकल को खाकर आत्महत्या कर ली। क्या तुम लोगों ने ठीक तरीके से पूछताछ की है ना? ओके 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 ठीक है, वो सारी डिटेल्स फैक्स कर दो और साथ में फोटोग्राफ भी। यप सर, एम कुमार के बारे में पता चल चुका है। अच्छा क्या डिटेल? सर एक साइंटिस्ट का नाम है मीनाक्षी कुमार, इन्होंने ही वो केमिकल ढूंढ के निकाला था जिससे सार्थिक की मौत हुई। मतलब सार्थिक का खून मीनाक्षी ने किया है? नहीं, उन्होंने तो 5 साल पहले आत्महत्या कर ली है सर, उसी केमिकल से। मीनाक्षी ने आत्महत्या की थी? तो फिर सार्थिक इस मरी हुई मीनाक्षी को पैसे क्यों भेज रहा था? सर हो सकता है कि सार्थिक को मालूम ही नहीं होगा कि मीनाक्षी की मौत हो गई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, सार्थिक मीनाक्षी को पैसे भेजेगा ही क्यों? मीनाक्षी उसकी क्या लगती थी? फ्रेडी, सार्थिक और मीनाक्षी दोनों की मौत एक ही केमिकल की वजह से हुई है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर जरूर था। सर सार्थिक की मौत से किस किस को फायदा हो सकता था? 2 लोगों को फायदा हो सकता था, एक गौतम और दूसरा अंकुश। अब गौतम का नाटक हिट होने वाला था और अंकुश को उसी नाटक में सार्थिक का रोल मिलने वाला था। सर मीनाक्षी की डेथ सर्टिफिकेट आ गई है सर। तो ये है मीनाक्षी की बेटी? अच्छा, ओ अभिजीत, ये कौन है? थिएटर के आर्टिस्ट के साथ कोई इस तरह बर्ताव नहीं करता। आप लोगों को दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत कीजिए हमें। देखिए आर्टिस्ट की इंसल्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, आई एम सो सॉरी। लेकिन अब असली पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आई एम श्योर ये वाला नाटक आप सबको पसंद आएगा। नाटक का नाम है खूनी का पर्दाफाश, और खूनी आप में से ही कोई है। अगर आपको मालूम है कि खून हम में से किसी ने किया है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते आप? क्योंकि हमें सबूत चाहिए, और अब हमें सबूत मिल गया है। तो आप बताते क्यों नहीं कौन है वो? खूनी वही है जिसे मालूम था कि सार्थिक ड्रग्स लेता है। क्या? इसका मतलब सार्थिक की मौत ड्रग लेने से हुई? जी हाँ। जब लीला, संजीव और राहुल स्टेज पर थे तो किसी ने सार्थिक की ड्रग्स वाली सिरिंज की जगह एक जहरीली केमिकल वाली सिरिंज रख दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर तो सार्थिक के मेकअप मैन ने उसे मारा होगा। नहीं, सार्थिक का खून
मेकअप मैन अभिषेक ने नहीं किया। अभिषेक के लिए सार्थक एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। पिछले 20 सालों से उसे धोखा देकर पैसे कमा रहा था। वो उसे क्यों मारेगा? क्या 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 मतलब है आपका? मतलब नहीं, डरो नहीं। खून तुमने भी नहीं किया है। तुम तो उस वक्त स्टेज के पीछे थे। वैसे भी पब्लिसिटी के लिए तुम किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन सर, बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर खून किसने किया है। खून अंकुश ने किया है। मैं क्यों किसी का खून करूंगा सर? क्योंकि सार्थक की मौत से तुम्हें फायदा होने वाला था। उसका रोल तुम्हें मिलने वाला था, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है सर, इल्जाम है मुझ पर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि कभी मैं सार्थक का बुरा करूं। तुम उस वक्त जीना के साथ में थे, अपने कमरे में क्लासेस ले रहे थे। बीच में मौका देख के सार्थक के कमरे में गए, उसका खून किया और वापस आ गए। ये सिर्फ आप लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने क्या दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं जानता हूं आप सब लोग मिले हुए हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, एक एक को मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। खून तुम करोगे, हाँ? और कहानी हम बनाएंगे। निकल, ले जाने। चल, चल। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं सर, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये खून नहीं कर सकते सर। होता है ऐसा, जो है वो लगता नहीं है, जो लगता है वो होता नहीं। खैर, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। अभी आप लोग जा सकते हैं। कविता जी, जरा सुनिएगा। जी। मैंने तो कविता को बुलाया था। ये कविता नहीं है सर। हाँ, ये कविता थी, अब ये लीला है। कविता कुमार, मीनाक्षी कुमार की बेटी, सार्थक की सौतेली बेटी। ये इस फोटो में आप ही है ना? बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट है जैसा आपने पहना हुआ है। सार्थक का खून क्यों किया तुमने? सार्थक का खून लीला ने किया है? हाँ। लेकिन आप लोगों ने तो अंकुश को पकड़ा है। हाँ, वो सब एक ड्रामा था, लीला जी को रिलैक्स करने के लिए। नहीं तो कविता का नाम बुलाने पे अचानक पलटती कैसे? इस पेंडेंट ने फंसा दिया मुझे। अगर ये नहीं होता तो आप लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते थे। सर, ये सिरिंज इनके मेकअप बॉक्स में थी, बहुत होशियारी से छुपा के रखी थी। ऐसे कैसे आप मेरे मेकअप बॉक्स को हाथ लगा सकते हैं? हम आपके मेकअप बॉक्स को भी हाथ लगा सकते हैं और तुम्हें भी। हाँ, मैं ही खूनी हूँ। मैंने ही मारा है सार्थक को। क्यों मारा तुमने सार्थक को? उसने मेरी माँ की जिंदगी तबाह कर दी थी। कैसे? उसने पैसों के लिए मेरी माँ से शादी की थी, लेकिन जैसे ही उसे एक्टिंग का भूत सवार हुआ, उसने मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ से झूठा वादा किया उसने कि हर महीने पैसे भेजेगा, लेकिन आज तक एक कौड़ी नहीं भेजी उसने। मेरी माँ न जाने कितने रात भूखे जाग जाग कर रो रो कर काटी है उसने। तुमने या तुम्हारी माँ ने सार्थक से पूछा नहीं क्यों पैसे नहीं भेजे उसने? फोन पर कितनी बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कहता था कि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करो, बाद में फोन करो। यही जवाब सुन सुनकर मेरी माँ परेशान हो गई और इसलिए एक दिन उसने अपने आप को
अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए तुमने प्लान बनाया। हाँ, सार्थक जिस थिएटर कंपनी में काम करता था मैंने उसी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ा ली। उसने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम तो बेटी थी ना उसकी। बेटी तो थी उसकी, लेकिन सिर्फ नाम की। सौतेली बेटी जो थी, मेरी माँ को छोड़ने के बाद उसने मुझे कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे पहचान ही नहीं सका वो। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि सार्थक ड्रग्स लेता है? जब भी वो ड्रग का इंजेक्शन लेता था मैं उसकी मदद करती थी, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की बीमारी भी थी, इसलिए अपने आप इंजेक्शन ही नहीं ले पाता था वो। और इसलिए मौका देख के तुमने वो ड्रग्स की सिरिंज बदल दी। मगर उस वक्त तो तुम स्टेज पर थी, तो तुम्हें मौका कब मिला इंजेक्शन लगाने का? मैं 5 मिनट के लिए स्टेज छोड़कर चली गई थी, मगर इंजेक्शन लगाने के फौरन बाद लौट आई, इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। लीला और कविता, सार्थक हमेशा तुम्हारी मां को पैसे भेजा करता था, लेकिन जिस मेकअप मैन को उसने ये काम सौंपा था उसने गद्दारी की, मगर तुमने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की और बेचारे सार्थक की जान ले ली। बहुत बड़ी गलती की तुमने, अब इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।